तो कल हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज। हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था कि जिसके अंदर हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को कैलकुलेट किया था। आज हम डिस्कस अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, लिखेंगे क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट moving around planet, time period of satellite moving around planet depends on gravitational constant capital G, gravitational constant capital G, comma, radius of orbit capital R, and mass of planet capital M। देखो हमको यहां पे ये गिवन है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड any mass या around the planet, it is depending on three things। किस चीजों पे डिपेंड कर रही है? देखो, एक तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है, दूसरा इट इज डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा इट इज डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ प्लैनेट। तो इट मींस हमें गिवन है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं मान सकता हूं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर गिवन है, आर रेज टू द पावर ए। मास ऑफ प्लैनेट उसको मैं m मान सकता हूं, m रेज टू पावर b। और क्या गिवन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो g रेज टू द पावर c। ये चीज है। अब हमको पता है, हमको a, b और c की वैल्यू नहीं पता। मतलब हमें ये नहीं पता कि जो हमारी टाइम पीरियड है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के रेज टू द पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3/2 के, मतलब क्या चीज हमको नहीं पता। व्हाट इज देयर पावर? हम क्या करते हैं, इसका टाइम पीरियड का लेट्स सपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीस थ्री है। हम मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू k टाइम्स, k इज एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, r रेज टू द पावर a, m रेज टू द पावर b एंड g रेज टू द पावर c। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज कैपिटल T, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ R की डायमेंशन क्या होगी? L रेज टू द A, M इज मास रेज टू द पावर B, G इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या डायमेंशन होती है, बताएगा कोई? हाँ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या डायमेंशन होती है? देखो, इसकी होती है m-1 L3 T2। इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो यहां पे क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे वैसे कि इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा जो है वो है m0 L0 T0 T1। डायमेंशन यहां पे कितना है m का, इसको एक बार कंसाइज करो। ये बन रहा है m रेज टू द पावर b माइनस c, ये बन रहा है l रेज टू द पावर a प्लस 3c, t रेज टू द पावर 2c। यहां पर कितना है? 0। तो मैं अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट करूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 0। तो 0 इज इक्वल टू b माइनस c। अगला क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3c की वैल्यू कितनी है? a प्लस 3c की वैल्यू भी 0 है। और क्या लिख सकता हूं, 2c की वैल्यू 1 है, 2c इज इक्वल टू 1। तो इट मीन c इज इक्वल टू
1/2। अगर C 1/2 है तो B भी 1/2 होगा। अगर C और B 1/2 है तो इसकी वैल्यू A की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। A कितना आ रहा है? C की वैल्यू आ रही है 2C इज इक्वल टू, ये बन रहा है 2C इज इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू आ रही है 1/2। यहां से अगर मैं A की वैल्यू निकालूंगा, A की वैल्यू आ रही है -3C, ये बन रहा है -3/2। एक बार देखेंगे मैंने दोबारा क्या किया है, या एक बार देखो आप। हाँ जी, इसके अंदर एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूं। देखो क्या, हमने R की डायमेंशन ली है लेंथ, M की डायमेंशन ली है मास, G की डायमेंशन लिखी है M-1 L3 T2। वो T2 ना होके T-2 है, क्योंकि हमें पता है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि F जो होता है वो G M1 M2 by R² होता है, और R² की जो डायमेंशन होती है वो L2 होगी, इसकी M2 होगी, और उससे हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जिससे क्या फर्क पड़ेगा, ये -2C आएगा। मतलब ये फर्क पड़ेगा -2C इज इक्वल टू 1 है, मतलब C इज इक्वल टू -1/2 है। C -1/2 है तो B भी -1/2 है, और इसकी वैल्यू A की वैल्यू -3C थी तो इसकी वैल्यू 3/2 है। इसको पुट करेंगे यहां पे, देखो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, वो आ रहा है K टाइम्स R⁴A। A की वैल्यू कितनी आ रही है, A is coming out to be 3/2। उसके बाद क्या आ रहा है, M⁴B, B की वैल्यू -1/2। उसके बाद क्या है, G⁻C, C की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो टाइम पीरियड इज K टाइम्स R⁻3/2 डिवाइड बाय √GM। डिवाइड बाय √GM, लिखो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे अब। देखो नेक्स्ट, अगली हमारी चीज है that is the limitations of dimension analysis। limitations of dimensional analysis। limitation of या लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो हमने अभी देखा, तीसरी जो हमने एप्लीकेशन करी, उस एप्लीकेशन के अंदर वी आर नॉट एबल टू डिराइव द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो पहली इसकी ये लिमिटेशन है, लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो, बाय डायमेंशनल एनालिसिस
by dimensional analysis we are not able to calculate by dimensional analysis we are not able to calculate value of dimensionless constant, value of dimensionless constant, full stop। अगला लिखो नेक्स्ट। ये बात तो सही है। दूसरा, हमने ये देखा है कि बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही है जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है, या फिर सारी एनर्जीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इट मींस क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो चीज पता नहीं कर सकते। तो लिखो वी आर नॉट एबल टू गिव the name of physical quantity, we are not able to give name of physical quantity as dimensional formula of different physical quantity is same, as dimensional formula of different physical quantity is same। हाँ जी, बात सही है। एक देखो और हम क्या लिख सकते हैं, एक हम ये चीज और लिख सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से वी कैन नॉट डिफाइन कि वेदर द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। लिखो, हाँ जी लिखेंगे, बाय डायमेंशनल एनालिसिस, by dimensional analysis we are not able to judge the given physical quantity is vector और scalar। हाँ जी, क्लियर है? यस। देखो, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा यूनिट्स क्या होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज भी अलग अलग टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी पे बेस्ड, या ऑन द बेसिस कि वो स्केलर है या वेक्टर है। डिपेंडेंसी मतलब फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वी रिक्वायर द टू थिंग्स, the value of that quantity and its unit। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है एक बेसिक रेफरेंस जिसके मल्टीप्लिकेशन में वी कैन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। ये हमने सब कुछ पढ़ा। यूनिट्स अलग अलग फंडामेंटल सिस्टम्स में डिफाइंड है, लाइक कोई एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस है, सीजीएस है, या इंटरनेशनल सिस्टम है जिसने फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री दो टाइप की यूनिट्स के बारे में डिफाइन किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिट्स की नेक्स्ट थिंग वी हैव रीड द न्यू टर्म दैट इज अ डायमेंशन, जिसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने 3 एप्लीकेशन करी। पहली एप्लीकेशन करी थी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। नेक्स्ट थिंग इज टू डिराइव द न्यू रिलेशन। तो अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ा। अब आगे हम एंटर करेंगे थोड़ा सा मेजरमेंट्स के अंदर। मेजरमेंट्स के अंदर किस तरीके से एंटर करेंगे उसको देखते हैं। देखो, नेक्स्ट वी हैव टू चेक, हमें पता है जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है। वन इज कॉल्ड एक्यूरेसी, अनदर वन इज कॉल्ड प्रिसीजन। और दूसरा हमने यह भी देखा है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उनमें कोई ना कोई एरर्स आ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एरर्स क्रिएटेड इन द मेजरमेंट। हमको पता है दीज एरर विल क्रिएट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट या ड्यू टू रेंडमनेस, ड्यू टू एनीथिंग द एरर क्रिएट्स इन इट।
हाँ जी, तो लिखिए एक्यूरेसी। सबसे पहले हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या है। हमें पता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजर्ड क्वांटिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। अब हम उस वैल्यू को जब ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो या तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस में होती है या बहुत क्लोज होती है। एक्यूरेसी हमें यह बताती है कि हाउ मच एग्जैक्ट या हाउ मच क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मोर इज क्लोज, मोर द वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, मोर इज द एक्यूरेसी। तो लिखेंगे एक्यूरेसी के बारे में लिखेंगे सबसे पहले, एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स द क्लोजनेस ऑफ measured value to the true value, ऐसे हमारे पास एक होती है विच इज कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? देखो प्रिसीजन हमें यह बताता है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज मेजर करनी है, मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू वो उस क्वांटिटी की लेट्स सपोज 2.304 है, कुछ भी है। मान लो मैंने पहली मेजरमेंट करी, उसकी वैल्यू आई 2.3, अगली मेजरमेंट करी, उसकी वैल्यू आई लेट्स सपोज 2.4, अगली हमने मेजरमेंट करी या 2.32 आई, अगली हमने मेजरमेंट करी जिसकी वैल्यू आई 1.9574, मान लो कोई ऐसी वैल्यू आती है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी मीन्स द वैल्यू विच इज वेरी क्लोज टू इट, विच इज क्लोज टू इट। अब क्लोज वाली वैल्यू कौन सी है? ये है 2.32, ये है 2.3, आगे 0 ही होगा, मींस इट इज समहाउ क्लोज टू इट, इट इज मोर एक्यूरेट। लेकिन प्रिसीजन हमें क्या बताता है? प्रिसीजन हमें यह बताता है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू क्वांटिटी मेजर्ड है वो कितनी एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मतलब कि उसके अंदर कितनी ज्यादा एग्जैक्टनेस, कितनी ज्यादा वो हमें प्रिसाइज वैल्यू दे रही है, कि वो हमें बता क्या रहा है। जैसे ये वैल्यू है, इट इज मोर एग्जैक्ट। हाँ, प्रिसीजन का एक्यूरेसी से या ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इन दिस 3 मेजरमेंट्स द x3 इज मोर प्रिसाइज बट it is less accurate and this is more accurate but less precise। क्या समझ आया? तो पहले प्रिसीजन की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो प्रिसीजन की डेफिनेशन। प्रिसीजन रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्टनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, फुल स्टॉप। इट हैज नो रिलेशन with accuracy or the true value। इसका एक्यूरेसी या ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। समझ आया? तो इसमें लिख लो, इट इज, ये वाले एग्जांपल में ये मोर एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है, और इसमें ये मोर प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट। हाँ जी, समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट। देखो बच्चों,
आगे हम डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स, हमें पता है जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ मेजर्ड वैल्यू होती है, और वो मेजर्ड वैल्यू जो होती है कई बार वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं होती, या देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एरर्स। तो हेडिंग देंगे एरर्स, उसके नीचे लिखेंगे यहां पर फर्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन measured value and true value of a given physical quantity, the difference between measured value and true value of a given physical quantity is called an error, is called an error। अब देखो एरर्स को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, लिखो एरर्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज, जिसके अंदर पहला होता है हमारा, the first one is systematic error। systematic error को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हम बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक हम बोल देते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, और एक हम बोल देते हैं इन्वायरमेंटल एरर। देखो नेक्स्ट, उसके बाद होते हैं हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, and third one is called gross error। तो सबसे पहले लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर। हाँ जी लिखेंगे डेफिनेशन, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, सिस्टमैटिक एरर मतलब विच क्रिएट ड्यू टू सर्टेन नॉन कंडीशंस, या विच आर वेरी नॉन एरर्स, या जो हमें पता होता है कि ऐसे एरर क्रिएट हो सकते हैं, मींस जिसके इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। लिखो सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर्स whose cause are known, it can be positive or negative, सिस्टमैटिक एरर में पहला एरर लिखेंगे अब, जिसका हमने नाम दिया है इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। लिखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर creates due to
ड्यू टू some problem in an instrument is called instrumental error. Is called instrumental error. Next लिखो observational error. ऑब्जर्वेशनल एरर, देखो इसका नाम बता रहा है ऑब्जर्वेशनल एरर. ऑब्जर्वेशनल एरर मींस इफ द पर्सन हैज, या फिर जो ऑब्जर्वर है, द ऑब्जर्वर हैज नॉट अ नॉलेज ऑफ हाउ टू डू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट, देन इट क्रिएट द ऑब्जर्वेशनल एरर. लिखो द एरर क्रिएट्स ड्यू टू इम्परफेक्ट ऑब्जर्वेशन of a measurement of given physical quantity is called observational error. Next is environmental error. लिखो इसमें The error creates due to change in environmental conditions such as temperature, humidity, etc. जैसे हम देखते हैं कई बार, मान लो कोई हम एक ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं जो हमारे टेम्परेचर पे या प्रेशर पे वेरी वो करती है, डिपेंड, एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, एनवायरमेंट कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर लिटिल बिट वेरी कर गया. अगर वो लिटिल बिट वेरी कर गया तो हम कह सकते हैं कि वहां से ऑब्जर्वेशनल एनवायरमेंटल एरर क्रिएट हुआ. ऑफ कोर्स इट इज अ सिस्टमैटिक एरर व्हिच इज टू बी नोन. अब नोन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मींस दीज आर द वेज बाय विच एन एरर कैन क्रिएट. द नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर. लिखेंगे रैंडम एरर. देखो उसका नाम बता रहा है, रैंडम एरर का नाम बता रहा है. रैंडम एरर क्या होगा? रैंडम एरर एक ऐसा एरर होगा जो किसी रैंडम कंडीशन के कारण क्रिएट हो सकता है. लिखो रैंडम एरर, इसमें लिखेंगे रैंडम एरर आर एन एरर्स which creates due to any random condition which is not known. Next लिखो gross error. हाँ जी लिखेंगे gross errors are the errors which create due to mistake of human being in taking readings of measurement. हाँ जी क्लियर है. तो these are the ways in which we can define the different types of error to be created. चाहे वो सिस्टमैटिक है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है, कोई भी हो, किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. आगे देखो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर.
हम एरर को तीन टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से, एब्सोल्यूट एरर से। जिसको हम कई बार सिंबल दे देते हैं, मान लो मैं सिंबल दे रहा हूं डेल्टा एक्स। हाँ जी, लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, लिखो। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। नाउ कई बार क्या होता है कि हमें कोई बार ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती, वी आर नॉट गिवन द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे डिफाइन करें, अब वो देखो। तो ट्रू वैल्यू, हाँ जी लिखेंगे लाइन, इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, if true value is not given, then true value is taken as mean of different measured values, mean of different measured value। मतलब ट्रू वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय n। जहां पर x1 x2 x3 के x1 इज मेजर्ड वैल्यू फॉर फर्स्ट मेजरमेंट, एंड सो xn। xn क्या होगा, xn क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू फॉर nth मेजरमेंट। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर कोरोस्पोंडिंग टू ईच मेजर्ड वैल्यू। और n क्या है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। हाँ जी क्लियर है। तो इट इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, which is called absolute error। Next, next is relative error, या फिर नेक्स्ट देखो पहले मीन एरर। हम इसको ऐसे बोल देते हैं डेल्टा एक्स मीन। देखो मीन एरर क्या होगा, नाम बता रहा है इसका। जैसे ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स मीन इज, इसको हम डेल्टा एक्स मीन भी बोल देते हैं या डेल्टा एक्स बार भी बोल सकते हैं, मीन। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ, लिखो डेल्टा मीन एरर क्या होता है, लिखो पहले डेफिनेशन लिखो।
it is a mean of absolute error या absolute errors corresponding to different measurements. तो डेल्टा एक्स बार दैट इज मीन एरर होगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn बाय n. So this is the mean error. Next is relative error. रिलेटिव एरर को हम ऐसे भी दिखा देते हैं कि डेल्टा एक्स रिलेटिव. देखो रिलेटिव एरर क्या होगा, लिखो डेफिनेशन लिखो. हाँ जी लिखेंगे. रिलेटिव का मतलब समझ आ रहा है. लिखो it is mean absolute error. It is mean absolute error per unit true value. It is mean absolute error per unit true value. अगर मेरे को डिफाइन करना है परसेंटेज एरर तो उसको हम डेल्टा एक्स रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बन जाता है डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स ट्रू. रिलेटिव एरर इनटू 100 डेल्टा एक्स मीन बाय एक्स ट्रू. इसको मैं क्या बोल सकता हूं, परसेंटेज एरर. डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स ट्रू एक्स ट्रू इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर. हाँ जी क्लियर है. ये परसेंटेज एरर है. It is a percentage error. देखो next is propagation of error. Propagation या propagation से पहले चलो propagation देखते हैं of error. प्रोपेगेशन से पहले आप एक चीज और देखो, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट. जैसे मान लो हमने कोई भी एक मेजरमेंट करी है जिसका नाम है जेड, तो हम जेड को ऐसे लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जहां पे ये जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू वैल्यू को. ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर. और ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू. पहले अब ये लिखो सब लोग. हम यहाँ पे ट्रू वगैरह यूज नहीं करते, बस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है. मतलब जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो भी जेड है, जो क्या है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एनी डेल्टा जेड.
एरर। देखो प्रोपेगेशन वेव, प्रोपेगेशन में सबसे पहले लेते हैं एडिशन ऑफ क्वांटिटीज। लिखो पहले प्रोपेगेशन में हम क्या बताने वाले, लिखो प्रोपेगेशन ऑफ एरर रिप्रेजेंट्स how much error propagates या move on when the two or more quantities perform any arithmetic operation. Any arithmetic operation. Addition of quantities. लिखो when two quantities are added, then maximum absolute error propagate is the addition of absolute error of individual quantity. देखो जैसे अब आपको पता लग जाएगा, मान लो हमने कहा z है a प्लस बी, मैंने z को लिख दिया z प्लस माइनस डेल्टा z, जो बन गया a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी जेड के इक्वल होगा, ये भी जेड है तो कैंसिल आउट होंगे, मतलब प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। बट वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर प्रोपेगेट। तो अगर मैं कह रहा हूं डेल्टा जेड इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम एरर लिखो, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मैक्सिमम एरर इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मीन्स इन आवर प्रॉब्लम्स वी विल कंसीडर ओनली टू द maximum error, maximum error that will propagate, that is absolute error of A plus absolute error of B। हाँ जी क्लियर है, लिखो जल्दी। देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज सेकेंड, subtraction of quantities. Subtraction of quantities. जैसे मानो मैं लिख दिया z इज इक्वल टू a माइनस बी। अब मुझे पता है z को मैं क्या लिख सकता हूं, a को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस अब ये बन जाएगा हाँ जी, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, इसकी वैल्यू दोबारा जेड के इक्वल है, जेड से जेड कैंसिल, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऑफ कोर्स यहां पर डेल्टा जेड अगेन क्या होगा, डेल्टा जेड यहां पे क्या होगा, डेल्टा जेड इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर प्रोपेगेट। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर प्रोपेगेट। हाँ जी सही है बात। इसके अंदर पहले अपनी डेफिनेशन लिख लो, एक सब्ट्रैक्शन में वो भी लिख लो। व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज लिख लो, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड then maximum absolute error propagate is the sum of absolute errors of individual quantity। समझ आया सबको, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी।